अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों रिसेंटली अभी नया साल शुरू हुआ है, जनवरी का महीना है, तो पासपोर्ट की रैंकिंग आई है। हिंदली इन पार्टनर्स जो है ये एक कंपनी है, लंदन बेस्ड है। ये बेसिकली हर साल जो है रैंकिंग जारी करती है, दुनिया भर के जो कंट्रीज़ है उनके पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करती है कि पासपोर्ट की क्या रैंकिंग है, यानी कौन सा पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पासपोर्ट जो है कितना वीक है। और ये कैसे पता चलता है? ये इस तरह पता चलता है कि कौन से जिस पासपोर्ट पे आप ज़्यादा कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा विजिट कर सकते हो या वीज़ा ऑन अराइवल होता है, तो वो कंसिडर किया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी रैंकिंग ऊपर होती है। और जो जिस पासपोर्ट पे आपको विज़िट नहीं कर सकते, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस होती है या कम कंट्रीज जा सकते हो, तो वो वीक होता है। तो इस लिस्ट के अंदर जो है इस साल भी पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथे नंबर का सबसे वर्स्ट पासपोर्ट आया है, यानी सबसे वीक पासपोर्ट, सबसे नीचे आखिरी नंबरों में चौथे नंबर पे आया है। और पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान, इराक और सोमालिया है नीचे है। तो तीन चार कंट्रीज पाकिस्तान से नीचे है, उसके बाद पाकिस्तान है। और जो दुनिया की टॉप पासपोर्ट्स है उसमें जापान है, कोरिया है, सिंगापुर है और यूएसए वगैरह है, कनाडा है, ये कंट्रीज जो है टॉप में है। तो इस लिस्ट को बनाने के लिए जो हिंदली इन पार्टनर जो कंपनी है वो मुख्तलिफ डेटा उठाती है, जैसे आईटा का डेटा है जो ट्रेवल को मॉनिटर करने वाली कंपनी है, तो उनसे डेटा लेते हैं और फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो कानून है, जो वीज़ा पॉलिसी है, उससे डेटा लिया जाता है। और जितना भी ट्रेवल इंफॉर्मेशन है तो उन सब से मिला के ये रैंकिंग बनाई जाती है। और कितने कंट्रीज जो है अलाउ करते हैं उस पासपोर्ट होल्डर को, इस बेस पे ये फैसला किया जाता है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट पे आप 190 प्लस कंट्रीज विदाउट वीज़ा जा सकते हो, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, सबसे ऊपर है। और पाकिस्तान का पासपोर्ट हो गया या जो यमन और सोमालिया वगैरह है, तो उस पे आप 30 कंट्रीज विदाउट वीज़ा जा सकते हो। लेकिन वो 30 कंट्रीज जो है वो इतने दूर दूर इलाकों में है ना, जजीरे हैं छोटे छोटे, जिसको ना तो लोग पहचानते हैं और वहाँ पे जाना भी बहुत मुश्किल होता है। जो बड़े कंट्रीज है वो चंद एक आप जा सकते हो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, ज़्यादा नहीं जा सकते हो। तो अब इस हवाले से इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ ये शेयर करूँगा क्योंकि मैंने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तकरीबन 90 कंट्रीज विजिट की है। वैसे तो मेरी टोटल 100 से ऊपर हो गई है, जिसमें 90% मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे विजिट की है। तो मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसकी वजह क्या है कि इस लेवल तक ये पासपोर्ट पहुंचा है 2025 के अंदर। क्योंकि ये देखिए 4th नंबर का वीक पासपोर्ट पाकिस्तान पिछले 10 साल से आ रहा है। इस रैंकिंग में कोई बेहतरी नहीं आई है, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ की हुकूमत हो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के दौर की बात करते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी। मैं खुद इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, और ना मैं पॉलिटिकल होना चाहता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब के 4 साल की हुकूमत में भी कोई काम नहीं हुआ पासपोर्ट की बेहतरी के लिए, और कोई उसमें रैंकिंग में कोई बेहतरी नहीं आई। तो और किसी और गवर्नमेंट में तो वैसे ही नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो है पहले मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि क्यों पाकिस्तानी पासपोर्ट वीक है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इस हवाले से और दलाइल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दलाइल जो है वो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं होते और डेटा के ऊपर मबनी नहीं होते, फैक्ट्स के ऊपर नहीं होते, ठीक है। और कुछ लोग जो है अच्छा तज्जिया देते हैं इस हवाले से, जो मैं देखता रहा हूँ। अभी सब लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं ना, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि भाई पाकिस्तान का पासपोर्ट क्यों वीक है और क्या है क्या नहीं है। तो पहले मैं इसकी वीकनेस क्यों हुई इतनी ज़्यादा, इस हवाले से बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। बल्कि गवर्नमेंट को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि क्या वो लोग कर सकते हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, और आवाम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि इसकी वीकनेस कहां से शुरू हुई, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट आपको मैं बताऊं कि 1980 से पहले इस पासपोर्ट पे आप यूरोप भी विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। शेंगन वीज़ा आपको नहीं चाहिए था, यूके का वीज़ा नहीं चाहिए था, और ये जो सिंगापुर और जापान और कोरिया, इसका तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि 1980 से पहले अगर आप इस पासपोर्ट पर ट्रेवल करते तो बहुत ईजी था ट्रेवलिंग। वैसे दुनिया में उस टाइम वीज़ों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम भी, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप हर जगह जा सकते थे। पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो डिक्लाइन है, जो वीकनेस का जो स्टार्ट हुआ है ना, ये ज़ियाउल हक के दौर से स्टार्ट हुआ है, जब ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन की, और जो वहाँ पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म और इस्लामिक ये जो चीज़ें शुरू हुई ना, तो इसके बाद जो है पासपोर्ट
का डिक्लाइन शुरू हुआ और जो कि अभी तक चलता हुआ आ रहा है। तो स्टार्ट तो वहां से हुआ। अब बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने ट्रेवल किया दूसरे कंट्रीज में और वो इलीगल रहे वहाँ पे। इलीगल से मुराद कि और स्टे किया बहुत सारे लोगों ने पासपोर्ट्स पे, और फिर एजेंट्स वगैरह का दौर शुरू हुआ। एजेंटों ने लोगों को भेजा जो है धोखे से, फ्रॉड से पैसे लेके, फिर ये इलीगल रास्तों से लोग बहुत गए यूरोप वगैरह में, और ये जो दूसरे कंट्रीज है, फार ईस्ट की कंट्रीज है, अमेरिका, कनाडा लोग गए। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जब भी किसी कंट्री में लोग जाते हैं और वहाँ पे और स्टे करते हैं या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वहाँ के डेटाबेसेस के अंदर ये चीज़ आ जाती है। वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है वो अलर्ट हो जाती है, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है या जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ है, तो वो अलर्ट हो जाती है। तो फिर उस कंट्री के लिए वो लोग थोड़ा सा सख्त गाइडलाइन देते हैं। तो ये चीज़ पिछले 30-35 साल से चल रही है, स्लो चल रही थी, और जितना टाइम गुजरता गया तो इसमें इंटेंसिटी आती गई। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ज़्यादातर कंट्री अगर आपको वीज़ा देते भी है फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको अलाउ नहीं करते, एंट्री नहीं देते। तो और वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और बहुत ज़्यादा आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तो फिर आपको वीज़ा देते हैं। तो इसकी एक वजह यही है कि इलीगल एक्टिविटी, जो एजेंट्स वगैरह, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी लोगों को अवेयरनेस नहीं देती कि यार कानून को कैसे फॉलो करना है, दूसरी कंट्रीज में जाके कैसे रहना है। बस यहाँ से गाँव से एक बंदा उठ के बाहर चला जाएगा, उसको दुनिया का आइडिया ही नहीं होता कि उस मुल्क का कानून क्या है, उस मुल्क का कल्चर क्या है, उस मुल्क का सिस्टम क्या है, और वहाँ पे कैसे रहना है या कानून कैसे फॉलो करना है। क्योंकि पाकिस्तान में तो किसी ने कानून फॉलो नहीं करना, तो फिर बाहर भी जाके वही चीज़ करते हैं, वहाँ भी कानून नहीं फॉलो करते, स्टडी नहीं करते। हमारे लोग जो है ना, ये सीखते भी नहीं है, ये भी बड़ा मसला है। सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सर्च नहीं करते, सही तरीके से सही रियल नॉलेज हासिल नहीं करते, तो जिसकी वजह से बाहर जाके इनसे गलतियाँ हो जाती। कुछ लोगों से गलतियाँ हो जाती है, कुछ जानबूझ के करते हैं। तो एक तो ये मेन रीज़न है, इलीगल स्टे, इलीगल वहाँ पे एक्टिविटीज़ करना, यानी फ्रॉड्स करना, और दूसरे जो है ना लोगों के साथ लड़ना झगड़ना। यानी कि मैं आपको मिसाल चंद देता हूँ कि मलेशिया और तुर्की और इस तरह की जितनी भी कंट्रीज़ है, थाईलैंड वगैरह, यहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत थी, कोई ऐसा इशू नहीं था पहले। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग गए वहाँ पे शादियाँ की लड़कियों से, फिर लड़कियों के नाम पे जो है बैंक से लोन लिया या कहीं पे जाके कोई कारोबार खोल लिया लड़की के नाम पे, और फिर पैसे जब हाथ आए तो भाग गए वहाँ से। तो ये चीज़ लाजमी बात है, फिर बाद में रिपोर्ट होती है। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स है इलीगल एक्टिविटीज़ के, और स्टे का तो आपको पता ही है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि लोग इसका डिस्कस भी नहीं करते, वो है हमारा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इस तरह कि आप देखिए कि जहाँ भी आप देखोगे ना, तो हमारे लोग हर जगह पे मज़हब को लेकर आते हैं। जैसे मसलन हमारे पासपोर्ट पे देखो तो वहाँ पे पहला पेज पे लिखा हुआ था कि आपका मज़हब क्या है, वहाँ पे आपने मज़हब लिखना है। आप इस्लाम है तो इस्लाम लिखोगे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखोगे। पासपोर्ट के अंदर जो है मज़हब लिखने की क्या ज़रूरत है। आप किसी और दुनिया के पासपोर्ट उठाओ, आपको बहुत रेयर मिलेगा कि कहीं पे किसी कंट्री के पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ हो कि ये इस्लामिक रिपब्लिक है या क्रिश्चियन रिपब्लिक है या हिंदू रिपब्लिक है, और फिर उसमें भी दर्ज हो आगे पेज पे कि आपका मज़हब क्या है। तो ये पासपोर्ट से ही हमारा जहनियत शुरू हो जाती है कि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या रिलीजन को हर जगह पे लेकर आना, ये दुनिया जो है इस चीज़ से असल में बहुत आगे जा चुकी है। अब पूरी दुनिया में चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो या नॉन इस्लामिक हो, सब जगह पे जो है रिलीजन लोगों का पर्सनल मैटर है। और यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में लोग कोशिश अक्सर कर रहे होते, जो बाहर भी जाते, बाहर मैंने देखा है और आपने सुना भी होगा कि लोग बाहर भी जो है ना हर जगह पे मज़हब को लेकर आते हैं, हर जगह को मज़हब की निगाह से देखते हैं। और इस चीज़ को लोग, दुनिया के लोग जो है, और स्पेशली जो वहाँ की अथॉरिटीज़ होती है, वो इस चीज़ को एक्सट्रीमिज्म कंसीडर करते हैं, इस चीज़ को जो है ना डिस्टर्बेंस कंसीडर करते हैं। ये अनकंफर्ट लोग फील करते हैं जब ये हमारे लोग हर चीज़ में मज़हब को लेकर कराते हैं। और फिर दूसरे कल्चर्स जो है, दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरे मज़हबों की रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरे कंट्रीज में जाके देखिए, आप अपने मुल्क में आपने जो करना है आप करिए, वो आपका अपना मुल्क है, और आपका अपना जो भी कानून है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप अपने मुल्क में करें। लेकिन जब अपने मुल्क से बाहर जाते हो तो वहाँ पे आपने फिर उस मुल्क के कानून का रिस्पेक्ट करना है, उस मुल्क के कल्चर का रिस्पेक्ट करना है, उनके हिसाब से आपने रहना है। अपना आपको कोई बाहर के कंट्रीज में नहीं रोकता कि आप अपने मज़हब को फॉलो ना करो, या आप अपने मज़हबी कोई भी चीज़ करना चाहते हो वो ना करो। इस चीज़ से कोई दुनिया में आपको नहीं रोकता। लेकिन आप जो भी मज़हबी अमल कर रहे हो उससे दूसरे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप इतना पब्लिकली सब
को हर जगह पे नहीं बता सकते कि यार मेरा ये मज़हब है और मैं ये करता हूँ और दूसरा बंदा तो गलत है, मैं ही सही हूँ, मैं ही जन्नत में जाऊँगा। तो ये चीज़ें बाहर आप नहीं कर सकते और पाकिस्तानी करते हैं, ये बड़ा मसला है। तुर्की में मैंने देखा है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को मैंने देखा है वो करते हैं। एवन कि टर्किश जो लीडर है, फाउंडर है, उसके डिसरिस्पेक्ट मैंने देखा है लोग पाकिस्तानी करते हैं। और कंट्रीज यूरोप में भी मैंने देखा है। तो कहने का मकसद ये है, बहुत सारे नहीं भी करते, कहने का मकसद ये कि ये जो मजहबी लोग जो एक्सट्रीमिज्म दिखाते हैं या मजहबी अपना वो दिखाते हैं हर जगह पे, ये बाहर के कंट्रीज में अच्छा नहीं समझा जाता। क्योंकि बाहर की कंट्रीज में इवन कि आप अगर मुस्लिम कंट्रीज में भी देखो, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये मुस्लिम कंट्रीज है सारे। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे मजहब के नाम पे आपने देखा होगा किसी कत्ल नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में आप हर जगह पे देखते हो गुस्ताखी के नाम पे, मजहब के नाम पे कत्ल हो जाते हैं और फिर उसकी हेडलाइन बन जाती है पूरी दुनिया में, ठीक है, अखबारों में आता है वो। और पाकिस्तान में लॉज भी इस तरह के बने हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है मीडिया में आती है, इंटरनेशनल मीडिया में, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी के तौर पे, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी के तौर पे इसका इमेज बना हुआ है। और इस चीज़ से दुनिया के लोग डरते हैं। ये आप मानो या ना मानो, ये एक फैक्ट है कि दुनिया की जो भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज है या जो भी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की या इस तरह की जितनी भी कंट्रीज है, वो इस चीज़ से डरती है और इससे अनकंफर्टेबल है। वो नहीं चाहती कि इस तरह की कंट्री में जो वाकयात होते हो या इस तरह की चीज़ें होती हो, वो चीज़ें आके हमारे मुल्क में भी हो और वहाँ से लोग आके हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें करें। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ की जो अथॉरिटीज़ है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बहुत चेक करते हैं आपको कि आप ऐसा ना करें। तो इस चीज़ के ऊपर जो है बेसिकली हमारे लोगों ने सोचना है, गवर्नमेंट ने सोचना है कि दुनिया के साथ कैसे चलना है। 21वीं सदी है, 2025 है, दुनिया कहाँ पे है और हम कहाँ पे है। क्योंकि बेसिक लेवल की तालीम की भी देने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो ये बहुत बड़ा, इस पर मैंने लंबी बात की, इसकी वजह ये कि ये बहुत बड़ा रीज़न है, इस पर लोग बात नहीं करते। और उसके बाद जो है हमारे जो लोग हैं, ये एजेंटों का जो मसला है ना, ये भी बहुत ख़तरनाक मसला है कि एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो लोगों को लेकर जाते हैं दूसरे कंट्रीज में और वहाँ पे फिर उनका इस्तेहसाल होता है। उनको पता नहीं होता, गरीबों को किसी से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ये पैसे लेके बाहर जाते हैं और वहाँ पे फिर वो यरगमाल बन जाते हैं इनके हाथों। तो ये भी एक मसला है। और फिर हमारे पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से बाहर की जो कंट्रीज होती है वो रिस्क समझती है। हमारे मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ के हवाले से जो जहाँ की फाइनेंशियल सिचुएशन सही ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो और इकोनॉमी सही ना हो, तो उनको इमिग्रेशन रिस्क कंसीडर किया जाता है कि यहाँ से जो बंदा आएगा वापस नहीं जाएगा, वो यहाँ पे और स्टे हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्क असेसमेंट होती है बेसिकली। तो वो भी पाकिस्तान उस पर भी फिट आता है कि ये इमिग्रेशन रिस्क कंट्री है बेसिकली दूसरी कंट्रीज के लिए, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जहाँ की इनकम जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। जो बेसिक इनकम होती है ना, जो मिनिमम वेज होता है, वो पाकिस्तान से 5 या 10 गुना ज़्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त जो मिनिमम वेज है वो $100 है, यानी कि कोई 30,000 के आसपास मिनिमम सैलरी है यहाँ पे। तो वो तकरीबन $100 बनती है। तो अब आप मसलन तुर्की की इस वक्त जो है $650 है मिनिमम वेज, तो पाकिस्तान से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो वहाँ के लिए ये रिस्क होगा कि यहाँ से कोई आएगा तो वापस, मतलब बहुत सारे लोग वापस भी जाएंगे लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो वापस नहीं भी जाएंगे। इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ के लिए ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो कंट्रीब्यूट करता है इस पासपोर्ट के डिक्लाइन को। तो अब इसके हवाले से ये बात करते हैं कि इसकी बेहतरी की क्या इम्कानात है और कैसे हो सकता है। सबसे जो फ़नी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो क्विकली और शॉर्ट टर्म में हो सकता है, मैं आपको कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें बताता हूँ जो अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा ये वीडियो देख रहा है तो इस पर वो काम कर सकते हैं या हमें काम करने का मौका दे। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी लेकर आएंगे हम लोग। शॉर्ट टर्म एक सोल्यूशन है, इस पर आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, शायद आपको हंसी भी आए। वो ये है कि मुल्क का नाम ही चेंज कर दो, क्योंकि ये नाम बदनाम हो गया ना। जैसे पासपोर्ट पे ये नाम सामने आता है तो आगे जो बंदा होता है उसके तासुरात चेंज हो जाते हैं इमिग्रेशन वाले। तो आप नाम ही चेंज कर दो और कलर भी चेंज कर दो पासपोर्ट का। नाम क्या रखो? नाम रखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एशिया, यानी USA। जैसे USA अमेरिका में है तो यहाँ भी आप USA बना लो। वैसे भी पाकिस्तान तो एक फेडरेशन है 5-6 कौमों का, जैसे कश्मीरी है, हज़ारेवाल है, पठान है, सिंधी है, बलूची है, पंजाबी है। तो इन सब का ये बेस सराइकी है, इन सब का मिल के एक फेडरेशन बना हुआ है, राइट। तो इसको वैसे भी आप साउथ एशिया के स्टेटस कह सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, USA बन जाएगा इसकी एब्रीविएशन। और कलर आप ग्रीन से
ब्लैक कर दो। अमेरिका के पासपोर्ट का भी जो है ब्लैक कलर है, उस पर आप USA लिखोगे ना तो जैसे इमिग्रेशन वाले के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसके तासुरात अच्छे होंगे। ये तो शॉर्ट इसका वो है सोल्यूशन है। गवर्नमेंट इस पे अगर काम करना चाहे तो कर सकती है, और इस पे 1-2 साल 3 साल लगेंगे। सारी जगहों पे जो पुराने पासपोर्ट है उस पर भी चेंज हो जाएगा, लोग नए पासपोर्ट बना लेंगे, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो ये एक शॉर्ट सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि भाईजान आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा इस हवाले से। वो ये कि पहले जैसे मैंने कहा कि यार रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की दुनिया में जगह नहीं है, और इस चीज़ पे लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और इस पासपोर्ट से ये जो पासपोर्ट पे सिंपली आप लिख दो पासपोर्ट पाकिस्तान, बस ये काफ़ी है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और पासपोर्ट के अंदर जो है मज़हब के खाने मज़हब लिखने की ज़रूरत नहीं। वो ऑलरेडी एक मुस्लिम कंट्री है, 97% आबादी मुस्लिम है, ऑलरेडी सबको पता है कि भाई हम मुस्लिम हैं, लोगों को इधर भी पता है, बाहर की दुनिया को भी पता है। पासपोर्ट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी डेटा में तो लिखा हुआ होता है, वैसे भी जो नादरा का डेटा होता है कंप्यूटराइज। तो ये करना पड़ेगा। पासपोर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म में सोल्यूशंस बता रहा हूँ। उसके अलावा जो है पाकिस्तान में मिनिमम वेज को बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमम वेज कम से कम पाकिस्तान में 1 लाख होगी, यानी जो मजदूर है जो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है बैंक के आगे, तो उसकी तनख्वाह अगर 1 लाख होगी कम से कम, तो फिर ये कि लोग जो है अपने मुल्क को कभी भी छोड़ के नहीं जाते। अगर उनको यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज ना हो तो वो कभी भी मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। 1 लाख तनख्वाह होगी हर बंदे की, तो घर में अगर 4 बंदे काम कर रहे हैं तो 4 लाख वो कमाएंगे, तो उससे उनका घर के अखराजात भी ठीक होंगे, बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी। लेकिन इसके लिए लाजमी बात है कि इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आप नहीं कर सकते कि 1 लाख सैलरी करोगे तो फिर तो लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा ना, जो एम्प्लॉयर्स है बेसिकली। लेकिन थोड़ा सा ये कि लॉन्ग टर्म प्लान है, तो ये कि 3-4 साल 5 साल के अंदर ये हो सकता है कि लोगों की इनकम जो है वो मिनिमम 30,000 से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक चली जाए। तो ये करना पड़ेगा। उसके अलावा एयरपोर्ट पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जेन्युइन ट्रेवलर है। जेन्युइन ट्रेवलर को ईजिली आप अलाउ कर दो कि वो जाए, और जो वो है एजेंटों के थ्रू लोगों को जाते हैं दूसरी जगहों पे पैसे ज़ाया करने, उनको आप जाने ही मत दो दूसरे कंट्रीज में। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने शऊर देना है लोगों को, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर कोई काम की चीज़ नहीं है कि वो सीख के आगे दुनिया के अंदर जो है मुल्क का नाम रोशन करे या अपना नाम रोशन करे कम से कम। तो आपने लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू और टीवी के थ्रू और दूसरे SMS वगैरह के थ्रू बताना है, गवर्नमेंट ने बताना है कि लोगों के क्या जो है ना फ़राइज़ है। अगर जो बाहर जाना चाहते हैं तो उन्होंने किस तरह कानून नहीं तोड़ना, किस तरह एक जिम्मेदार शहरी होना है, और पासपोर्ट अगर जो बनाते तो वहाँ पे भी उनको बताया कि ये पासपोर्ट आप बना रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो इसके क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है वो आपने फॉलो करने हैं। तो लोगों को कम से कम थोड़ा सा शऊर हो इस हवाले से। और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में जाके आपने डिप्लोमेसी करनी है। जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने जाके छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स करने हैं कि हम आपके लोगों को वीज़ा फ्री कर रहे हैं, आप हमारे लोगों को वीज़ा फ्री करें। जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, और ये इस तरह की जितने बांग्लादेश, नेपाल वगैरह। तो इस तरीके से भी आप अगर छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ, या अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके पासपोर्ट की रैंकिंग ऊपर आ जाएगी। अभी 30 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा है, ये जब 60-70 हो जाएंगी तो इंडिया के पासपोर्ट के बराबर आ जाएगा। तो ये काम भी कर सकते हैं। और बाकी ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है, इस पर आपको जाना पड़ेगा, लाजमी बात है, हर मुल्क जाना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो शॉर्ट भी मैंने आपको बता दिया और लॉन्ग सोल्यूशंस भी मैंने आपको बता दिए। और जहाँ पे इनकम कम होगी, जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर और आबादी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में आबादी का भी है, बहुत ज़्यादा आबादी है और उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतनी इनकम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने बाहर जाना है। तो लॉन्ग टर्म पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी आप बताओ कि आपकी क्या जो है सजेशंस है, और आप जो है क्या सजेस्ट करोगे कि क्या होना चाहिए जिसके बाद पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है दोबारा से अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करें। प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।